तो गेम थ्योरी बहुत फैसिनेटिंग है। जितने भी आप सक्सेसफुल लोग देखते हो जो बड़े बड़े काम करते हैं, जो आप पॉलिटिक्स में आप देखते हो, इनके साथ जो स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं जिनके इंटरव्यूज़ बहुत इंटरनेट पे चलते हैं, वो हर चीज़ आपको सिखा नहीं पाते इंटरव्यूज़ में, बट दीज आर द थियरीज दे यूज़। जो बड़े बड़े अच्छे सक्सेसफुल डिप्लोमेट्स होते हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, दुनिया की बहुत नॉलेज उनको होती है, कंट्रीज़ से वो डील करते हैं, तो वो भी गेम थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं कि व्हेन एवर यू आर प्लेइंग अ गेम, बिजनेस में या पॉलिटिक्स में, आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं किस गेम में हूँ। आप जिस गेम में समझोगे उसके बाद ना आप स्ट्रैटेजीज बना पाओगे। पॉलिटिक्स, बिग बिजनेस और इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सारे हाई स्टेक हाई लेवल गेम्स होते हैं और इसमें पीपल हैव अ लॉट टू लूज एंड अ लॉट टू गेन। इसमें जितने बड़े बड़े फ़ायदे होते हैं लोगों के, उतने बड़े बड़े नुकसान भी हो जाते हैं। तो इन सिनारियोज़ में, इन बिग गेम्स में, एक इंसान की या एक ग्रुप ऑफ पीपल की डिसीजन मेकिंग और स्ट्रैटेजी बनाने की एबिलिटी बहुत क्रिटिकल रहती है कि कैसे वो डिसीजंस लेते हैं। वहाँ पे इन लोगों की मदद गेम थ्योरी करता है। गेम थ्योरी एक ऐसा थ्योरेटिकल फॉर्मेट है जो एक मैथमेटिशियन के द्वारा बनाया गया है, जो आपको डिसीजंस लेने में मदद करता है और ऐसे सिनारियोज़ के डिसीजंस जहाँ पे आपका सक्सेस सिर्फ आपके डिसीजंस और स्ट्रैटेजी पे नहीं, सामने वाले के डिसीजंस और स्ट्रैटेजीज और वो क्या मूव्स लेगा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप आपके दोस्त के साथ चेस खेल रहे हो, तो गेम थ्योरी वो टूल किट है जो आपको बेस्ट मूव्स लेने में मदद करेगा। अभी कोई सोचेगा कि यार सिर्फ चेस आ जाने से तो बेस्ट मूव्स हमने अगर सीख लिए तो हम कर लेंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि वहाँ पर एक ओपोनेंट भी है, वो भी अपने मूव्स ले रहा है। तो आपके मूव्स को जो है वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होता रहना पड़ेगा। सो गेम थ्योरी इज द स्टडी ऑफ हाउ एंड व्हाई इंडिविजुअल्स और एंटिटीज़ डिसीजंस लेते हैं। उनके सिनारियोज़ को आप स्टिमुलेट करके एक एंटिसिपेट करने की कोशिश करते हो कि अपने सिनारियोज़ में वो क्यों और क्या डिसीजंस लेंगे। इन सम एस्पेक्ट्स गेम थ्योरी स्ट्रैटेजी मेकिंग का साइंस है, जहाँ पर जिस भी गेम में कंपीटिंग इंटरेस्ट्स हैं लोगों के या सिमिलर इंटरेस्ट भी हैं, उसके अंदर एक बेस्ट डिसीजन मेकिंग एबिलिटी का एक फॉर्मेट आपको ये देता है। तो ये समझना बहुत फ़ायदेमंद है इंसानों के लिए और आपकी कामयाबी में ये आपको बहुत मदद कर सकता है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। एक क्लासिक एग्जाम्पल है गेम थ्योरी को समझने का, उसको बोलते हैं प्रिजनर्स डिलेमा। आप एक ऐसा सिनारियो समझ लीजिए जिसमें आप और आपके एक दोस्त को किसी क्राइम का एलिगेशन लगा, आप पे एक इल्ज़ाम लगा कि आपने फला फला क्राइम किया है। आपको और आपके दोस्त को 2 सेपरेट रूम्स में लेके जाया गया और दोनों से अलग अलग बात हो रही है और दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। अब इसमें 3 सिनारियोज आप समझ लीजिए कि सिनारियो नंबर 1, अगर आप अपने गुनाह को कन्फेस कर लेते हैं और आपका दोस्त कन्फेस नहीं करता, तो वो आपको जाने देंगे और आपके दोस्त को हैवी सेंटेंस देंगे। अगर आप दोनों गुनाह से मुकर जाते, दोनों कबूल नहीं करते, तो दोनों को मॉडरेट सेंटेंस मिलेगी, समझ लीजिए। और तीसरे सिनारियो में आप समझ लीजिए कि आप दोनों कबूल कर लेते हैं, तो आप दोनों को लाइट सेंटेंस मिलेगी। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? ये सिचुएशन ऐसी है जिसमें कोई भी डिसीजन लेने के पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका दोस्त क्या डिसीजन लेगा। आपकी जो आउटकम है, आपकी जो किस्मत है, सिर्फ इस पे नहीं डिपेंडेंट है कि आप क्या फ़ैसला लेते हैं, वो इस पे भी डिपेंडेंट है कि आपका दोस्त क्या फ़ैसला लेता है। उस हिसाब से आपको एंटिसिपेट करके बेस्ट पॉसिबल आउटकम अपने लिए लाना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं, इस जो प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग का, यहाँ पर गेम थ्योरी मदद करता है। आप इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे रिसेंट के लोकसभा इलेक्शंस भी है 2024 के, जहाँ पर ना कांग्रेस को ना बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। उनको मदद चाहिए टीडीपी और जेडीयू की अलायंस बनाने के लिए, और बीजेपी ने टीडीपी और जेडीयू के साथ अलायंस बना लिया। यहाँ पर बेसिकली चार कॉम्पिटिंग प्लेयर्स हैं जो सब एक दूसरे के मूव्स को एंटिसिपेट करना चाह रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं और बेस्ट पॉसिबल डिसीजंस ले रहे हैं। अगर जेडीयू और टीडीपी बीजेपी के साथ चली जाती है तो वो देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स जो उनको मिलेंगे वहाँ पर जाने से। अगर वो कांग्रेस के साथ जाते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स उनको मिलेंगे। अगर उनमें से एक किसी और के साथ चला जाता है, दूसरा किसी और के साथ, तो दोनों का फ़ायदा नुकसान हो जाएगा उसमें। सो यहाँ पर कंपीटिंग इंटरेस्ट एक दूसरे के फैसलों को, डिसीजंस को एंटिसिपेट कर रहे हैं और बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वो मदद लेंगे गेम थ्योरी की।
इस गेम थियोरी के देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम थियोरी, और ऐसे तो बहुत सारे हैं। हम अभी आपको दो बताता हूँ मैं, जिससे आपको टाइप्स ऑफ गेम थियोरी समझना आसान हो जाएगा। एक टाइप ऑफ गेम थियोरी है कोऑपरेटिव वर्सेस नॉन कोऑपरेटिव गेम थियोरी। कोऑपरेटिव गेम थियोरी अगेन वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन कोलिशन का एग्जांपल आप ले लो। एक ऐसा गेम जिसके अंदर मल्टीपल प्लेयर्स आपस में कोऑपरेट करें, कोलिशंस बनाएं टू अचीव अ बेटर आउटकम, उसको बोलेंगे कोऑपरेटिव गेम थियोरी। जहाँ पर ये ग्रुप का कोलैबोरेशन और स्ट्रैटेजीज का बेनिफिट ये होता है कि सब आपस में एक दूसरे को बेनिफिट करना चाहते हैं, वो आपस में नेगोशिएट करते हैं और आपस में ये एग्री करते हैं कि आउटकम को वो आपस में कैसे शेयर करेंगे। तो ये जो अपनी गठबंधन की जो सरकार बन रही है, कोऑपरेटिव गेम थियोरी का एग्जाम्पल है। दूसरा हो गया उसका ऑपोजिट नॉन कोऑपरेटिव गेम थियोरी। नॉन कोऑपरेटिव गेम थियोरी का एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि दो बिजनेसेस हैं, बिजनेस ए है, बिजनेस बी है। बिजनेस ए और बिजनेस बी को अपने अपने डिसीजंस इंडिविजुअली लेने हैं और एक दूसरे से compete करना है। वो आपस में कोलैबोरेट नहीं करते, वो आपस में कोलिशन नहीं बनाते। अगर एक कंपनी ए और बी दोनों एक ही टाइप के कस्टमर्स को टारगेट कर रही है और कंपनी ए अपने प्राइसेस लो कर देती है, उसका देखा देखी कंपनी बी भी अपने प्राइसेस लो कर देती है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये वो कर रहे हैं इंडिविजुअली, ये आपस में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो इसको बोलेंगे नॉन कोऑपरेटिव गेम थियोरी, जिसके अंदर आपको सामने वाले को बेस्ट करना है और उसको हराना है विद द बेस्ट पॉसिबल डिसीजंस। दूसरा गेम थियोरी का टाइप है जीरो सम गेम एंड नॉन जीरो सम गेम। ये बहुत बार हम कॉन्वर्जेशन में सुनते हैं, जो इंटेलिजेंट लोग जब बात करते हैं बोलते हैं इट्स अ जीरो सम गेम। पीपल जनरली डोंट अंडरस्टैंड वो क्या बोल रहे हैं। ये गेम थियोरी का टर्म है। जीरो सम गेम यानी एक ऐसी गेम जिसके अंदर फॉर एवरी विनर देयर इज़ अ लूज़र, जहाँ पर एक इंसान को जीतने के लिए किसी को हारना पड़ता है। यहाँ पर सब लोग एक साथ नहीं जीत सकते, सब लोग एक साथ हार नहीं सकते। ऐसा कोई गेम उसको बोलेंगे ज़ीरो सम गेम। जैसे कि क्रिकेट मैच के अंदर अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच है और अगर इंडिया को जीतना है तो इट इज़ नेसेसरी कि पाकिस्तान लूज़ करेगा, दोनों जीत नहीं सकते, है ना, एक को हारना पड़ेगा तभी एक जीत सकेगा। तो इसको बोलेंगे ज़ीरो सम गेम। दूसरा उसका ऑपोजिट हो जाता है नॉन ज़ीरो सम गेम। नॉन ज़ीरो सम गेम में ये होता है कि कलेक्टिवली आप जीत भी सकते हैं, कलेक्टिवली आपका लॉस भी हो सकता है, जहाँ पे नेसेसरी नहीं है कि कोई एक लूज़र होने के लूज़र होना ज़रूरी है किसी को जीतने के लिए। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जैसे कि बिजनेस पार्टनरशिप में अगर दो पार्टनर्स आपस में मिलके एक बिजनेस पे मेहनत करेंगे तो वो दोनों सक्सेसफुल हो सकते हैं उस गेम में। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक लूज़ कर जाएगा, एक हार जाएगा, एक जीत जाएगा। इसको बोलते हैं नॉन ज़ीरो सम गेम्स। अब ये टाइप्स ऑफ गेम थियरी समझना इसलिए ज़रूरी है कि व्हेनेवर यू आर प्लेइंग अ गेम, बिजनेस में या पॉलिटिक्स में, आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं किस गेम में हूँ। आप जिस गेम में समझोगे उसके बाद ना आप स्ट्रैटेजीज बना पाओगे। लोगों के साथ इशू ये हो जाता है कि लोग जैसे कि दो बिजनेस पार्टनर हैं और आपस में compete कर रहे हैं, एक दूसरे को बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बेवकूफ़ी है। क्योंकि अगर वो आपस में एक दूसरे को कर रहे हैं तो दे डिड नॉट अंडरस्टैंड कि वो नॉन ज़ीरो सम गेम में है, वो ज़ीरो सम गेम की तरह खेल रहे हैं, जिसके अंदर अगर एक हारेगा तो दूसरा भी हार जाएगा, एक की जीत दोनों की जीत हो जाएगी। तो वो बेवकूफ़ी और वो जो समझदारी इंसान को नहीं होती और वो अपनी इंस्टिंक्ट्स के साथ चला जाता है। तो गेम थियरी पढ़ने से आपको समझ में आएगा कि आप कोऑपरेटिव गेम थियरी में हो कि नॉन कोऑपरेटिव गेम थियरी में। पहले अपनी गेम समझोगे तो गेम के हिसाब से अब स्ट्रैटेजीज आप बनाओगे ना, तो इसीलिए गेम थियरी स्टडी करना ज़रूरी है। अब ये तो टाइप देख लिया हमने एक दो, हम एक दो स्ट्रैटेजीज देख लेते कि गेम थियरी के स्ट्रैटेजीज क्या होती है, और कुछ देखेंगे हम, बहुत सारे हैं। अगर आप और डिटेल में जानना है तो यू शुड गो एंड रीड अबाउट इट इंटरनेट के ऊपर। एक नंबर 1 एक स्ट्रैटेजी हम देखेंगे वो है मैक्सी-मैक्स स्ट्रैटेजी होती है गेम थियरी में, जिसके अंदर जो गेमर है, जो पार्टिसिपेंट है, वो हाई रिस्क लेता है, वो ऑल इन जाता है। वो ऐसा जाता है कि अगर वो गेम जीत गया तो उसका बहुत फ़ायदा है, और अगर वो गेम हार गया तो उसका बहुत नुकसान है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्टार्टअप्स के अंदर जो एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं, जो फाउंडर्स रहते हैं, वो ऑल इन जाते हैं। वो अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई, सारा वक्त अपना एक बिजनेस में लगा देते हैं। अगर इफ़ दे विन, अगर वो सक्सेसफुल होता है दे विन बिग और बिलियनर्स मिलियनर्स बन जाते हैं, और इफ़ दे लूज़
तो वो बहुत बड़ा उनका लॉस हो जाता है और कई सालों का उनका सेटबैक हो जाता है। दूसरी एक स्ट्रैटेजी है जिसको बोलते हैं मिनी मैक्स स्ट्रैटेजी। मिनी मैक्स स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि जो पार्टिसिपेंट है वो ना ही फुल रिस्क ले रहा है, ना ही फुल रिस्क नहीं ले रहा है वो, और अपना ज़्यादा नुकसान नहीं चाहता और बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं चाहता। वो अपने जो बेट है उसको नपातुला अंदाज में रिस्क लेता है। इसको बोलते हैं मिनी मैक्स स्ट्रैटेजी। मिनी मैक्स स्ट्रैटेजी का बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि कोई कंपनी है, उस कंपनी को किसी ने सू कर दिया, किसी ने उसके ऊपर केस कर दिया, तो कंपनीज की ये कोशिश हमेशा रहती है कि वो ट्रायल में ना जाए, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करें। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में वो अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो कोर्ट में चले जाएंगे देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो हार जाएं, और हार गया तो उनका बहुत नुकसान हो जाएगा, और वो जीतेगा तो चलो इतना बहुत फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन हार गया तो नुकसान बहुत है। तो वो उतना ऑल इन नहीं जाना चाहता इस पर्टिकुलर केस में, तो वो मिनी मैक्स स्ट्रैटेजी अपनाता है और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। आपको समझना पड़ेगा कि आप कौन से गेम में हो, उस हिसाब से आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे। और तीसरी एक बहुत ही फेवरेट मेरी स्ट्रैटेजी है जिसको बोलते हैं प्योर स्ट्रैटेजी। प्योर स्ट्रैटेजी में आप क्या करते हो, आप ऐसे डिसीजंस लेने की कोशिश करते हो और आपके जो डिसीजंस हैं वो आउटसाइड वर्ल्ड और दूसरे क्या डिसीजंस ले रहे हैं उसका प्रभाव आपके डिसीजंस पे नहीं पड़ता। किसी गेम्स में ये प्योर स्ट्रैटेजी भी बहुत वर्क करती है। जैसे कि इस पॉडकास्ट के अंदर जब मैंने यूट्यूब पे चालू किया था तो आई थॉट कि आई विल यूज़ द प्योर स्ट्रैटेजी, क्योंकि जो यूट्यूब का जो गेम है, कंटेंट क्रिएशन का जो गेम है, उसके अंदर बहुत सारी स्ट्रैटेजीज लोग इस्तेमाल करते हैं डिपेंडिंग दुनिया में क्या चेंज हो रहा है। लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ही लोग देख रहे हैं तो वो शॉर्ट बनाना शुरू कर देते हैं। लोग बोलते हैं ऐसी म्यूज़िक डालोगे तो ये आएगा, ये अटेंशन स्पैन बढ़ेगा, फिर वो उसमें चेंज कर देते। तो इसमें परेशान हो जाता है। व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि मैं उस गेम में नहीं जाऊँगा। लोग ये करते हैं कि अरे ये मुद्दा चल रहा है, चलो इस पर बनाते, भले ही अपनी समझ उसमें हो ना हो, तो सिर्फ लाइक्स, व्यूज़ और कमेंट्स और एंगेजमेंट के लिए लोग कुछ भी करते हैं। लोगों को बोलते हैं हमारे वीडियोस पे कमेंट करो, भले ही वो कमेंट पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे। एक छोटा मोटा क्रिएटर जैसे मेरे जैसा है वो तो पढ़ लेगा, लेकिन जो बिग क्रिएटर्स है वो ऐसी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं कि वो वीडियोस में ऐसी बात करते हैं कि लोग उनके कमेंट्स में झगड़ा करें। तो ऐसी स्ट्रैटेजीज वो यूज़ करते हैं अपने गेम को आगे बढ़ाने के लिए। बट देन इस पॉडकास्ट में व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि आई विल यूज़ द प्योर स्ट्रैटेजी, कि मैं नहीं देखूंगा कि दुनिया में अटेंशन स्पैन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। आई विल ओनली फोकस कि भाई जो इंटरेस्टिंग चीज़ अपने को लग रही है वो अपना बनाना उस टॉपिक पे वीडियोस, और अपनी स्टोरी टेलिंग, अपनी जो डिलीवरी है और अपना जो स्किल है उसको शार्प करते रहना है। सक्सेस मिलो मत मिलो वो एक अलग बात है। तो दिस इज़ अ प्योर स्ट्रैटेजी, जो एक प्योर मतलब नाम मैंने नहीं दिया इसको, ऑब्वियसली गेम थियरी के अंदर इट्स कॉल्ड अ प्योर स्ट्रैटेजी। तो गेम थियरी बहुत फैसिनेटिंग है। जितने भी आप सक्सेसफुल लोग देखते हो जो बड़े बड़े काम करते हैं, जो आप पॉलिटिक्स में आप देखते हो, इनके साथ जो स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं जिनके इंटरव्यूज़ बहुत इंटरनेट पे चलते हैं, वो हर चीज़ आपको सिखा नहीं पाते इंटरव्यूज़ में, बट दीज आर द थियरीज दे यूज़। कि इस थियरीज ऐसी जो पढ़ाई है, ऐसी जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स है उसको समझते हैं, उसको पढ़ते हैं, तब जाके वो इतने हाई लेवल पे सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो ये तो एक ब्रीफ छोटा सा इंट्रोडक्शन था टू अ गेम थियरी, कि आपको इंट्रोड्यूस करा दिया मैंने कि ऐसा होता है, ये फ्रेमवर्क होता है। अगर आपको पढ़ना है इसके बारे में तो आप इंटरनेट पे जाओ, दुनिया भर का इसके ऊपर वीडियोस और आर्टिकल्स मौजूद हैं। और अगर आप जॉब भी कर रहे हो ना तो भी आपकी मदद करेगा, क्योंकि जॉब में भी कंपीटिंग इंटरेस्ट होते हैं। जॉब में भी जब आप काम कर रहे हो देयर आर फेलो आपकी को एम्प्लॉयज़ है ना, जो ऑफिस पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, उनके डिसीजन की वजह से भी आपका प्रमोशन या आपका इंक्रीमेंट इम्पैक्ट होगा। तो वहाँ पर भी आपको उनके मूव्स भी एंटिसिपेट करने, तो उसके अंदर भी गेम थ्योरी आपकी मदद करता है। गेम थ्योरी का सबसे बड़ा इस्तेमाल लोग इंटरनेशनल रिलेशन डिप्लोमेसी में करते हैं। जो बड़े बड़े अच्छे सक्सेसफुल डिप्लोमेट्स होते हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, दुनिया की बहुत नॉलेज उनको होती है, कंट्रीज़ से वो डील करते हैं, तो वो भी गेम थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। एक बहुत ही इंटेलिजेंट डिप्लोमेट था, उसने कहा था कि लोग जनरली ये बेवकूफ़ी करते हैं, ये बात समझ लगती है उनको कि इफ़ दे विल फॉलो अ पैटर्न, कि भैया मैं ये स्ट्रैटेजी लूँगा, ये स्ट्रैटेजी लूँगा तो ये आउटकम मेरे को मिलेगा। बहुत सारी कंट्रीज़ के जो डिप्लोमेट्स हैं ये बेवकूफ़ी करते हैं कि ABC करूँगा तो मेरे को ये रिजल्ट आएगा। बट इंटरनेशनल रिलेशन में द एनिमी ऑल्सो गेट्स अ वोट, है ना। एनिमी भी अपनी स्ट्रैटेजीज खेल रहा है, तो आपका ज़रूरी नहीं कि आप ABC करोगे तो आपका ये पर्टिकुलर रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि
वो भी आपका एनिमी भी कुछ स्टेप्स ले रहा है ना। तो इंटरनेशनल रिलेशन और डिप्लोमेसी में भी लोगों को इवॉल्व होते रहना पड़ता है और कॉन्स्टेंटली लर्न करते रहना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली सिनारियोस को समझना, सिचुएशंस को समझते रहना पड़ता है बेस्ड ऑन व्हाट अदर पर्सन इज़ डूइंग, वो क्या सिचुएशन में, वो क्या डिसीजंस ले रहा है। इसीलिए ऐसी चीज़ों में वो लोग भी जो इंटेलिजेंट डिप्लोमैट्स होते हैं वो गेम थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को समझने के लिए। आप भी कर सकते हो।